कर दिए थे ना। चलो देखो, प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मैं बोला था ना कि हमसे पूछेगा कि कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, मतलब समांतर श्रेणी में है। पहला है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया हो और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया हो। यानी कि ध्यान देना, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपीज है ना। इसके बाद जितना हो रहा है उस पर मतलब 8-8 रुपया जोड़ा जा रहा है ना। तो देखो इसको हम लोग ना A1 कर लेंगे, A1। अब देखो द्वितीय किलोमीटर का किराया बराबर A2 बराबर, तो देखो 15 प्लस 8 यानी कि 23 रुपया। मान लो तृतीय किलोमीटर का किराया बराबर A3 बराबर मान लो 23 प्लस 8 बराबर 31 किलोमीटर मतलब रुपया हो गया। उसी तरह चौथे किलोमीटर का किराया हो जाएगा तो 31 प्लस 8 बराबर 39 रुपया। ऐसे अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। देखो अब पहले 15, फिर 23, फिर 31 और फिर 39। अब ये हम लोग बताएंगे कि मतलब एपी में है कि नहीं है। तो देखो एपी में होने और न होने का क्या है, तो ये पहला पद A1 जो है वह और इसके D बराबर होने चाहिए। यदि D सर्वांतर बराबर है तो एपी में है और नहीं है तो नहीं है। तो देखो इसके लिए पहले D1 निकालेंगे। D1 क्या होगा, तो A2 माइनस A1 यानी कि 23 माइनस 15। पहले इसका फार्मूला रखो, क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। अब देखो A2 कितना है, A2 23 है ना, तो 23 माइनस 15 बराबर 8। अब देखो फिर D2 निकालो, D2 बराबर होगा मतलब A3 माइनस A2, क्या होगा A3 माइनस A2। A3 है 31 ना, 31 माइनस 23 बराबर 8। अब देखो D3 निकालो यानी कि A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 बराबर हो जाएगा 39 माइनस 31 बराबर 8। देखो यदि यह जो D है, अभी मैं 3-4 ही पद इसका निकाला हूँ, इसके अधिक जितने पद चाहें उतने निकाल सकते हैं। मतलब 4 या 5 पद निकालने के बाद हम लोग चेक कर लेते हैं कि मतलब ये क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक, जैसे वो तुमसे बोलेगा कितना निकालना है, इसमें प्रत्येक किलोमीटर का किराया आगे बढ़ते बढ़ते जाना है, ऐसे ही दिख रहा है क्योंकि 8 जोड़ना है। तो जब अंतर समान है तो सर्वांतर है, समांतर श्रेणी में है, ठीक ना। तो लिख देंगे इसका सर्वांतर बराबर है, अतः यह हाँ एपी में है। बस यही करना है इसमें। अब देखो इसका दूसरा पार्ट, ये पहला का पहला पार्ट था, ये पहला का दूसरा पार्ट है। क्या बोल रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, एक बेलन है उसमें उपस्थित हवा की मात्रा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि सपोज करो एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन इस टाइप का है, इस बेलन में मतलब वायु भरा हुआ। अब वायु निकालने वाला जो पंप है पहली बार में जितना वायु है उसका 1/4 निकाल दिया, फिर जो बचा दूसरी बार फिर उसका 1/4 निकाल दिया, फिर तीसरी बार फिर उसका 1/4, मतलब जितना बच रहा है उसका 1/4। समझ रहे हो ना। तो देखो हम लोग मान लेंगे, अब बोला नहीं कि बेलन में कितना वायु है, इसमें बोला था ना कि पहले किलोमीटर के किराया 15 रुपया और अगली बार 8-8 रुपया जोड़ना है, लेकिन इसमें तो बोला ही नहीं है। तो हम लोग मानेंगे, माना बेलन में एक वायु है, वायु का अब ध्यान देना। तो प्रथम बार वायु प्रथम बार बेलन में आई वायु, बेलन में वायु कितना होगा, एक ही ना होगा। अब दूसरी बार क्या हो रहा है, दूसरी बार
देखो इसका 1/4 निकल जा रहा है, तो दूसरी बार निकला वायु बराबर, तो देखो 1 का 1/4 निकाल लो, यानी कि 1/4, तो दूसरी बार शेष कितना बचा, तो लिखेंगे दूसरी बार शेष वायु बराबर 1 है, 1 में से 1/4 घटा दिए, तो क्या बचा, बटे में 1, इसमें 4 का गुणा, इसमें भी 4 का गुणा, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस 1/4, यानी कि 4 में से 1 गया 3 न, 3/4, तो ये तो हो गया दूसरी बार। फिर तीसरी बार क्या हो रहा है कि इसका 1/4 बार निकलेगा, फिर उतना बचेगा, समझ रहे हो ना। तो देखो लिखेंगे तीसरी बार निकला वायु, पहले निकालेंगे वायु कितना निकला, तब ना बताएंगे कितना शेष बचा, तो दूसरी बार इतना बचा हुआ है 3/4, इसका 1/4 निकल जाएगा, तो 3/16 निकल जाएगा, तो तीसरी बार शेष वायु बराबर, तो देखो इतना है, इतना निकल गया, तो 3/4 माइनस 3/16, 4 16 है ना, लसा लो, इसमें 4 का गुणा, इसमें भी 4 का गुणा, क्या हो जाएगा 4 3 12 माइनस 3/16, यानी कि 12 में से 3 गया, 9/16 हो गया। अब इतना वायु बचा, इसको अब 3 ही रहने देते हैं, जितना लंबा जाएंगे उतना होगा, बस इतने 3 को में पता चल जाएगा। पहली बार में 1 है, दूसरी बार में शेष वायु 3/4 है, तीसरी बार में शेष वायु 9/16 है। देखो कोई कंपेयर दिख नहीं रहा है, चेक कर लेते हैं। पहली बार में D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, एक चीज़ नहीं किया है इसमें, A1 A2 नहीं लिखे हैं, इसको A1 कर लो, दूसरी बार में शेष वायु इसको A2 कर लो, तीसरी बार में शेष वायु उसको A3 कर लो, नहीं भी करेंगे चलेगा, लिख दे रहे हैं, ध्यान देना। A2 कितना है 3/4 ना, तो 3/4 माइनस 1, तो बटे में 4 होगा, मतलब 1 होगा, तो इसमें 4 का गुणा करेंगे, इसमें भी 4 का, तभी तो हर बराबर होंगे ना, तो ये हो जाएगा 3 और 4 के नाम 4, माइनस में 4 बटा में 4, यानी कि 4 में से 3 गया 1, तो 1/4 इसका D1 आया। अब D2 देखो क्या आ रहा है, D2 बराबर, हाँ माइनस लग जाएगा, देखो यहाँ माइनस में 1/4, अब देखो D2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 9/16 है ना, यानी कि A3 माइनस A2, तो 9/16 माइनस 3/4, इसमें भी 4 का गुणा, इसमें भी 4 का गुणा, तभी तो हर बराबर होंगे ना, घटाएंगे, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 3 12/16। अब देखो 12 में से 9 गया, हो जाएगा 3/16, देखोगे लिखेंगे इसका सार्ववांतर बराबर नहीं, अतः यह AP नहीं, बस यही करना है। यानी कि जब D बराबर होंगे तो करेंगे, अब देखो बस 3 पद निकाल लिए, उतने से पता चल गया। यदि बोलेगा कि मैक्सिमम पद निकालिए तो हम मैक्सिमम निकालेंगे, नहीं तो 3 में ही काम चला लेंगे। तीसरा क्वेश्चन बनाना है ना, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, मतलब प्रत्येक मीटर जितना खुदाई हो रही ना, उसके बाद जो लागत लग रहा है उसको बताना है, जबकि प्रति मीटर की खुदाई का लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। अब देखना कि पहले किमी है कि मीटर है, पहले मीटर की खुदाई का खर्च कितना है, खर्च को A1 से कर देते हैं बराबर 150 ना, उसके बाद प्रत्येक में 50-50 ऐड होता जाता है, तो लिखेंगे दूसरे मीटर की खुदाई का खर्च A2 बराबर 150 प्लस 50 बराबर 200 है ना। उसके बाद देखो तीसरे मीटर की खुदाई का खर्च A3 बराबर 200 प्लस 50 250 हुआ ना। इसी तरह चौथे किलोमीटर का मतलब चौथे मीटर का खुदाई का खर्च बराबर A4 बराबर 250 प्लस 50 बराबर 300। इसका क्या बनेगा तो देखना, सबसे पहले A1 जो होगा 150, उसके बाद 200,
उसके बाद 250, उसके बाद 300, ऐसे ये बढ़ते जाएगा। जितना मीटर तक खोदना होगा उतना बढ़ते जाएगा। इसको बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो देखो पहले डी निकालते हैं, तो देखो D1 से कर देते हैं। D1 बराबर A2 माइनस A1 ना, तो A2 माइनस A1, 200 में से 150 गया, 200 माइनस 150 क्या हो गया? तो देखो 200 में से 150 गया, 50 आया ना। फिर D2 निकालो, इसमें से इसको घटाएंगे ना, यानी कि A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा? 250 माइनस 200, फिर 50 आया, ठीक है। फिर देखो D3 निकालो, तो A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा? तो 300 माइनस 250 क्या हो गया? 50। तो देखोगे D1 D2 D3 सब बराबर है ना, तो लिख देंगे यहाँ सार्वंतर बराबर है, अतः यह एपी है। बस यही करना है। हाँ नोट कर। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की जमा की जाती है। देखना चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मतलब जो पहले साल का मूलधन है ना, वो अगले साल जो चक्रवृद्धि ब्याज पे प्राप्त होगा और मूलधन होगा, दोनों को जोड़ के अगले साल का मूलधन हो जाता है। उसके अगले साल जो मूलधन है और जो चक्रवृद्धि ब्याज है, दोनों को जोड़ के अगले साल का मूलधन हो जाता है। समझ रहे हो ना? इसका एक फार्मूला होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मतलब P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n। लेकिन इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, साधारण ब्याज का यूज करेंगे, और साधारण जो ब्याज है उसमें यूज करके जोड़ते जाएंगे। देखना पहले लिखेंगे पहले वर्ष है ना, पहले वर्ष का मूलधन कितना है? 10,000 है ना, ठीक। तो देखो 10,000 तो है, अब पहले वर्ष का ब्याज निकालो। पहले वर्ष का ब्याज, अब देखो ब्याज क्या होगा? तो साधा ब्याज निकालते हैं ना, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। वो चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, हम लोग को साधारण ब्याज का यूज करेंगे और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज अभी उसमें कन्वर्ट कर देंगे। देखो मूलधन क्या है? 10,000, गुणे दर कितना है? दर 8% है ना, और समय 1 साल का है क्योंकि पहले साल का निकाल रहे हैं, और बटा में 100। देखो 10 10 10 10, ये क्या हो जाएगा? 100 और 8 है तो 108 हो गया ना। अब देखो पहले साल का जो ब्याज है और मूलधन है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो दूसरे साल का मूलधन हो जाएगा। समझ रहे हो? तो देखो तो क्या हो जाएगा? दूसरे वर्ष का मूलधन, तो इसका मूलधन और इसका ब्याज दोनों जोड़ के पहले साल का मूलधन होगा। तो 10,000 प्लस 108 क्या हो जाएगा? 108 और 3 अंक यहाँ 3 अंक 01, 10,108 हो गया। अब ये पहले वर्ष का मूलधन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालो, फिर क्या हो जाएगा? दूसरे वर्ष का ब्याज देखो क्या होगा? तो वही मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन 10,108 है ना, तो 10,108। अब इसी फार्मूला को सेम बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बार बार यूज करना है। इंटू दर, दर वही है 8 ही है, तो 8 इंटू समय 1 ही साल का निकालना है, 1/100, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा? हाँ तो देखो क्या होगा? तो इसमें भाग करेंगे तो इसमें पहले 8 का गुणा कराओ। 8 डाई 64 के 4 हाथ में है 6, 8 0 हम 0, तो ये 6 हो गया। 8 के नम 8, ये 0, 8 के नम 8 बटा में 100 है ना। तो देखो 100 से भाग करेंगे तो ये दशमलव यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 808.64। तो अब दूसरे वर्ष का ब्याज है, तो तीसरे वर्ष का मूलधन क्या होगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तभी ना होगा। तो होगा तीसरे वर्ष का मूलधन। अब देखो तो इसको जोड़ो, कितना है दूसरे वर्ष का मूलधन?
10,108 अब प्लस दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 808.64 है ना, गलत किया है, इसको ऐड कर लो कितना हो जाएगा 0.64 तो यहीं हो गया। अब जोड़ो 8 8 16 हाथ में 1 0 0 0 1, अब ये 8 और 1 9 और यहाँ बच गया 0 1 10,916.64। अब देखो हमसे क्या बोला है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8 वर्ष वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो अंतिम वर्ष का जो है ना यह मूलधन है, यह मूलधन है, यह मूलधन है, इसको हम लोग बनाएंगे। देखो पहले साल 10,000 है, दूसरे साल कितना हो जाता है, देखो दूसरे साल में देखो इतना हो जाए 10,108 तो 10,108, तीसरे वर्ष कितना हो जाता है 10,000, तीसरे वर्ष 10,916.64 तो 10,916.64। अब देखो इसको बताना है कि एपी में है कि नहीं है। इसमें फिर हम लोग अब जानते हो क्यों 3 ही निकाले हैं, इस 3 ही से पता चल जाएगा एपी में है कि नहीं है। भाई डी बराबर होना चाहिए, नहीं है तो एपी में नहीं है, पहले ही दिख रहा है यहाँ से 108 का अंतर है और यहाँ देखो ना 808 का अंतर है, तो कहाँ एपी में है, यहाँ 108 होता तो एपी में होता। तो लिखेंगे D1 बराबर A2 माइनस A1 यानी कि 10,108 माइनस 10,000 क्या आ गया 108 ना। अब देखो D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, A3 कितना है 10,916.64 माइनस 10,108। अब देखोगे 10,108 में 808.64 जोड़े हैं तो 10,916 आया है, तो जब इसमें से इतना घटाएंगे तो इतना ही ना आएगा, तो डायरेक्ट कितना आएगा घटा के देख लेना 808.64। अब देखोगे D1 D2 के बराबर है, D1 108 है, D2 808.64 है, बराबर नहीं है। यहाँ लिख देंगे यहाँ सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। बस अब इसके बाद ना देखो ना ध्यान देना, हमको ए दिया है, A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, तो बताना है एपी है कि नहीं है। अब हमको देगा कि यह एपी है, ए देगा और डी देगा, इसके बाद निकालना। इसके लिए जानते हो क्या करना पड़ेगा, जैसे यदि ए दिया है ना A1 तो A2 निकालने का मतलब है A2 का फार्मूला होता है A1 प्लस डी, समझ रहे हो। A3 निकालना है, इसका मतलब है A2 प्लस डी, यानी कि उसमें डी को जोड़ते जाना है। देख रहे हो इसमें घटा रहे हैं ना तो डी आ रहा है, उसमें डी को जोड़ते जाना है, आता जाएगा। जैसे इसके पहले वाले में 50-50 जोड़ते जा रहे थे तो डी 50 था, उसी तरह 50 जोड़ते जाएंगे तो उसका मान आता जाएगा। आगे बनाएंगे लोग, नोट कर लो।